नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 3 पहलवानों के नए दांव के बारे में बताएंगे। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कल रात भारत के गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद आज लगातार यह खबर आई कि साक्षी मलिक ने इस प्रदर्शन से अपने आप को हटा लिया है और भारतीय रेलवे में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसके थोड़ी देर बाद साक्षी मलिक ने खुद इस खबर का खंडन किया और कहा कि वो रेलवे की नौकरी ज्वाइन जरूर कर रही हैं, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी, उससे पीछे नहीं हटेंगी और उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में सरकारी नौकरी करते हैं और नियमों के तहत अगर ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो इन्हें दफ्तर जाने से छूट मिल जाती है। लेकिन ये खिलाड़ी हाल के कुछ महीनों में खेलों की बजाय धरने पर बैठे हैं। ऐसे में इन्हें सरकारी काम से छुट्टी कैसे मिल सकती है? आज हम आपको बताएंगे कि इन खिलाड़ियों ने धरने के लिए नौकरी से छुट्टी ली है या अब नौकरी के लिए इस धरने से थोड़े दिन की छुट्टी ली है। इसके बाद हम आपके लिए बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का एक कड़वा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना में सीबीआई जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीबीआई की जांच अक्सर तब कराई जाती है जब किसी दुर्घटना में बहुत बड़े षड्यंत्र की आशंका हो। तो क्या इस दुर्घटना के पीछे भी कोई षड्यंत्र हो सकता है? और आपको हम यह भी बताएंगे कि भारतीय रेल को कहां कहां आज भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि दुर्घटना चाहे मानवीय भूल से हुई हो या भ्रष्टाचार से या षड्यंत्र, जान गरीब आदमी की ही जाती है और हमारे देश में गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। जो कोई सबसे सस्ती चीज अगर हमारे देश में है तो वो है गरीब की जान। और आखिर में एक ऐसे वीडियो का विश्लेषण करेंगे जो सामाजिक खबर भी है और अपराध की खबर भी। दिल्ली में 27 साल का एक मुस्लिम लड़का 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की एक हिंदू लड़की की सरेआम सड़क पर पिटाई कर रहा है। जब उसे रोका जाता है तो लड़की खुद उसके बचाव में आती है और कहती है कि यह उनका निजी मामला है और उसे इस तरह से पिटने में कोई आपत्ति नहीं है और वो लड़का जो भी व्यवहार उसके साथ करे उसके लिए ये लड़की तैयार है। ये पूरी खबर बहुत चिंताजनक है, आज आप सबको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। बालासोर में हादसे वाली जगह पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही हादसे की जांच में जुटे रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर ने मौके का मुआयना किया और कर्मचारियों से बात की। हादसे को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और रेलवे की अनदेखी का आरोप लगाया है। बिहार के भागलपुर में पुल गिरने को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रही है और हादसे को करप्शन कांड बता रही है। बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हादसे के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पुल को ठीक से नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए बार बार गिर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। तीनों ने ट्वीट करके कहा कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और इंसाफ मिलने तक सत्याग्रह जारी रहेगा। इस बीच खबर ये भी है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 9 साल पर अमृतकाल नाम की किताब का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम की अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, लेकिन कब होगा इस बारे में फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। फडणवीस ने ये भी कहा कि आने वाले चुनावों में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगी। गौरतलब है कि रविवार देर रात महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत का फैसला करीब 32 साल बाद आया। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे।
मऊ में दंगे के बाद मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से यानी करीब 18 साल से वो जेल में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहे उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए घर या अस्पताल ले जाया जाए। सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। बिहार के अररिया में एक लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की तो परिवार वाले नई नवेली दुल्हन को जबरन उठाकर ले गए। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दो युवक एक लड़की को फिल्मी स्टाइल में बाइक पर ले जाते दिख रहे हैं। दूल्हे के पिता ने पुलिस से अपनी बहू की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बिल्कुल नए दांव के बारे में बताएंगे और ये विश्लेषण करेंगे कि इन खिलाड़ियों ने धरने के लिए नौकरी से छुट्टी ली है या अब नौकरी के लिए धरने से छुट्टी ली है, क्योंकि अब ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में अपनी सरकारी नौकरी पर वापस लौट आए हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे ये साक्षी मलिक की हैं, जिन्हें लंबे समय के बाद आज फिर से रेलवे में अपने कार्यभार को उन्होंने संभाल लिया और उनकी ही तरह बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी रेलवे में अपनी अपनी नौकरी पर लौट आए। ये उनके दफ्तर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन खिलाड़ियों ने वापस भारतीय रेल में अपनी नौकरी ज्वाइन की, उस दौरान ऐसी खबरें आई कि इन खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने आंदोलन को अब समाप्त कर दिया है और साक्षी मलिक इस आंदोलन से खुद पीछे हट गई हैं। तो पहले कई घंटे तक ये खबर चलती रही और लोगों को भी ये लगा कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकला है और ये जो खिलाड़ी हैं ये वापस अपनी सरकारी नौकरियों पर लौट आए हैं। इसका यही मतलब है कि अब इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया होगा। लेकिन इन खबरों के थोड़ी ही देर के बाद साक्षी मलिक ने खुद ट्वीट करके इन खबरों का खंडन किया और कहा कि इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगी। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने अपनी एफआईआर वापस नहीं ली है, ना ही अपना बयान बदला है और ये एक अफवाह है। साक्षी मलिक के अलावा बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने भी बिल्कुल यही ट्वीट किया और इन खिलाड़ियों ने यह बात भी कही कि अगर इंसाफ के लिए उन्हें अपनी इस सरकारी नौकरी को त्यागना भी पड़ा तो वह ऐसा करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और यही बात हमने भी इन खिलाड़ियों को, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले सुझाव के तौर पर कही थी। आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते हमने कहा था कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने की बजाय अपनी सरकारी नौकरी को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जिस सरकार का विरोध कर रहे हैं उसी सरकार की नौकरी भी करना चाहते हैं। एक तरफ उसी सरकार की नौकरी से छुट्टी लेकर उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सरकार की नौकरी भी करना चाहते हैं, उसी सरकार से तनख्वाह भी लेना चाहते हैं। तो अगर उन्हें वाकई अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखना है तो उन्हें सबसे पहले अपनी सरकारी नौकरी त्यागनी चाहिए। ये एक सुझाव हमने उन्हें दिया था और हमने कहा था कि मेडल्स को गंगा में बहाने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तीनों प्रदर्शनकारी खिलाड़ी ऐसे समय में अपनी सरकारी नौकरी पर वापस लौटे हैं जब रविवार को ही इनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर हुई। यानी ये तीनों ही लोग गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए कल रात को उनके घर गए और ये बात खुद साक्षी मलिक ने भी मानी है और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने भी कहा है कि इस बैठक में उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसलिए प्रदर्शनकारी खिलाड़ी इस आंदोलन को लेकर अपनी रणनीति पर अब फिर से विचार करेंगे और यह आंदोलन पहले की तरह ऐसे ही जारी रहेगा। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और
हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। आज चली के भाई इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई हम इतने दिनों से यही जो है चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है और रेसलिंग को जो है साफ करने की लड़ाई है। और नौकरी की बात तो आज इन्होंने सब ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई न्याय की लड़ाई में अगर नौकरी बाधा आएगी तो भाई उसको भी हम छोड़ देंगे, लेकिन नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से है नहीं। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं जो खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं उसके ऊपर भारत सरकार पूरी पैनी नजर रखी हुई है और हर चीज को बहुत बारीकी से वो देख भी रही है और संभाल भी रही है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों ने जो भरोसा करके मुझे मेरा जो कमेटी में नाम दिया था, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न अन्याय होने दूंगी। ये भी मैं कह रही हूँ कि अन्याय होने भी नहीं दूंगी। और वो विश्वास रखे सभी खिलाड़ी, लेकिन किसी न किसी पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। चाहे एज ए खिलाड़ी आप भरोसा करिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी पे करिए, न्यायालय पे करिए, पुलिस पे करिए, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो आपने अभी बबीता फोगाट का ये बयान सुना। बबीता फोगाट और विनेश फोगाट ये दोनों चचेरी बहनें हैं। अब देखिए कि चचेरी बहनें तो हैं, लेकिन अब ये आमने सामने हैं, अलग अलग कैंप्स में हैं। जो निगरानी कमेटी बनी थी, बबीता फोगाट उसकी सदस्य हैं और वो खुद ये कह रही हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगी। लेकिन अब उनकी ही चचेरी बहन विनेश फोगाट को बबीता फोगाट की इस बात पर यकीन नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो समझना है वो ये कि कल अचानक ये तीनों खिलाड़ी गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां इनकी अमित शाह के साथ बैठक होती है और बैठक के बाद अब आप आज अगर आप इनके बयान देखेंगे तो आपको ये एक आभास होगा कि आज इनके बयान और इनकी भाषा थोड़ी बदली बदली सी है। आज ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो सरकार से है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं हम सरकार से नहीं लड़ रहे और हमारी लड़ाई तो सिर्फ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है और हमारी लड़ाई कुश्ती में सफाई करने को लेकर है। सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। जबकि कल तक इनके तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक इनका जो मंच था वो नरेंद्र मोदी की आलोचनाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इस सरकार की आलोचनाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा था और जितनी मोदी विरोधी ताकतें हैं वो सारी की सारी इनके मंच पर मौजूद थी और इनके मंच का इस्तेमाल करके वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सीधे सीधे आलोचना कर रही थी। अब अमित शाह से मिलने के बाद इनके तेवर में दो फर्क आए हैं। पहला, ये कहते हैं कि हमारी सरकार से कोई लड़ाई न थी न है, ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब ये अपनी अपनी सरकारी नौकरियों पर पहुंच गए हैं, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसका मतलब क्या है? अब इन्हें हर रोज नौकरी पर जाना होगा, हर रोज अपने दफ्तर जाना होगा और इस कारण से अब ये किसी धरने प्रदर्शन पर नहीं बैठ पाएंगे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए अब इन्हें अपने सरकारी दफ्तर से पहले छुट्टी लेनी पड़ेगी। जब छुट्टी लेंगे तो बताना पड़ेगा कि छुट्टी क्यों ले रहे हैं और क्या ये अपने सरकारी एम्प्लॉयर को यानी भारतीय रेल को ये लिखकर बताएंगे कि हम छुट्टी इसलिए ले रहे हैं सरकारी काम से क्योंकि हमें इसी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना है। तो फिर छुट्टी कैसे मिलेगी? तो अब आप समझ सकते हैं कि ये असल में बदलाव आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव पिछले 24 घंटे में आ चुका है, क्योंकि अब ये खिलाड़ी सरकारी मुलाजिम बन चुके हैं। थे तो पहले भी, लेकिन अब इन्हें दफ्तर भी जाना पड़ेगा किसी भी और रेलवे के 12 लाख सरकारी मुलाजिम की तरह। अब हम आपको यह बताते हैं कि ऐसे मामलों में जब रेलवे या किसी भी दूसरे सरकारी विभाग या मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को एक खास पद पर नियुक्त किया जाता है तो इस नौकरी में खिलाड़ियों को किस प्रोटोकॉल का पालन करना होता है और यह प्रोटोकॉल क्या होता है। उदाहरण के लिए इस मामले में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक तीनों ही खिलाड़ी रेलवे में गजेटेड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जिसे हम ओएसडी का पद कहते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसका मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। जो खिलाड़ी इस पद पर होते हैं उन्हें रेलवे हर महीने लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी देता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जिन खिलाड़ियों का रेलवे से कोई लेना देना नहीं, आखिर उन खिलाड़ियों को रेलवे ये नौकरी और ये सैलरी आखिर देता क्यों है, वो एक अलग बात हो गई। तो बड़ी बात यह है कि इन्हें ओएसडी के पद पर रखा गया है और ओएसडी का पद ऐसा होता है कि ओएसडी को किसी भी विभाग में
लगाया जा सकता है और किसी भी प्रोफाइल का कोई भी काम उन्हें दिया जा सकता है। इसीलिए उनको कहते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उन्हें कहीं भी कोई स्पेशल ड्यूटी दी जा सकती है। इसकी दो वजहें होती हैं कि रेलवे ने इन्हें क्यों रखा। पहली वजह, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। सरकार चाहती है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उन्हें पुरस्कार के रूप में सरकारी नौकरी दी जाती है ताकि वो जीवन भर उनके पास एक उन्हें तनख्वाह मिलती रहे और एक इनकम का साधन रहे। दूसरी वजह है, इन खेलों में इन खिलाड़ियों की मदद से रेलवे को भी एक उचित स्थान मिलता है। यानी जो भी सरकारी विभाग या कंपनी इन्हें लेती है, वो फिर जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ये रेलवे की टीम की तरफ से खेलते हैं, जिससे रेलवे को भी फायदा होता है। जब किसी खिलाड़ी को रेलवे में ओएसडी के पद पर नियुक्त किया जाता है तो इस दौरान उक्त खिलाड़ी को अपनी नौकरी के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे इन खिलाड़ियों को रेलवे को यह नोटिफाई करना होता है कि किस समय अवधि में वो क्या कर रहे हैं, और नौकरी के दौरान अगर कोई खिलाड़ी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहा है तो वो रेलवे को इसके बारे में नोटिफाई करेगा और इस आधार पर उस खिलाड़ी को अपनी नौकरी के दौरान सरकारी कामकाज से दफ्तर आने जाने से छूट मिल जाती है। इसके अलावा वो खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए या किसी कैंप में हिस्सा लेने के लिए और विशेष मौकों पर छुट्टी लेने के लिए भी रेलवे से आग्रह कर सकता है और रेलवे को इसमें कभी भी कोई आपत्ति होती भी नहीं है। तो चाहे ये 3 खिलाड़ी हों या बाकी के खिलाड़ी हों, असल में ये खिलाड़ी जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये आप जानते ही हैं लगातार बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं। स्टेडियम में या कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं लगातार, फिर इनके कैंप्स लगते रहते हैं और फिर ये प्रतियोगिताओं में जाते हैं। इस दौरान ये रेलवे को बता देते हैं कि हम दफ्तर नहीं आ पाएंगे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या कैंप में हैं या किसी कंपटीशन में हैं, और इन्हें रेलवे पूरी इजाजत देता है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए, देश के लिए मेडल लाइए और आपको दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी सैलरी आपके घर आती रहेगी। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी खेल प्रतियोगिता में भी हिस्सा ना ले रहा हो, नियमित रूप से अपनी ट्रेनिंग भी ना कर रहा हो, किसी कैंप का भी हिस्सा ना हो, तो फिर खिलाड़ियों को नोटिस जारी कर दिया जाता है और तब अक्सर नोटिस में खिलाड़ियों से पूछा जाता है कि वो किस वजह से अपनी नौकरी से गायब हैं, किस वजह से नौकरी पर नहीं आ रहे हैं, और खिलाड़ी अगर संतोषजनक जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ फिर उचित कार्रवाई भी होती है, क्योंकि कोई भी विभाग या सरकार बिना काम के किसी को भी सैलरी क्यों देगी। अब हो सकता है कि ये सभी खिलाड़ी पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आप तो जानते हैं इस साल जनवरी से इनका आंदोलन चल रहा है और उस दौरान रेलवे का इन्हें कोई नोटिस आया हो, इसके बाद इन्हें नौकरी पर लौटना पड़ा हो सकता है ऐसा। तो अभी इनकी जो स्टेटस है पिछले कई महीनों से वो ये है कि ये ना तो नौकरी पर जा रहे हैं, दफ्तर नहीं जाते, ना ये अपने खेलों की तैयारी कर रहे हैं यानी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, ना ही किसी कोचिंग कैंप का हिस्सा हैं और ना ही किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। ये असल में धरने पर बैठे हैं। तो धरने पर बैठने के लिए कोई भी सरकारी विभाग इन्हें छुट्टी क्यों देगा? क्योंकि आज तीनों प्रदर्शनकारी खिलाड़ी एक साथ नौकरी पर लौटे हैं। इसलिए आज यहां एक सवाल है, वो ये कि इन खिलाड़ियों ने धरने पर बैठने के लिए सरकारी नौकरी से छुट्टी ली थी या अब नौकरी पर जाने के लिए इन खिलाड़ियों ने कुछ दिनों के लिए अपने धरने से छुट्टी ले ली है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सरकार से सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर धरने पर बैठे थे और अब उस धरने को थोड़े दिन रोककर सरकारी नौकरी पर वापस जा रहे हैं। साक्षी मलिक का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीड़ित महिला पहलवानों द्वारा एफआईआर वापस लेने की बात पूरी तरह से गलत है, और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं, उन्हें भी इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि हाल ही में एक खबर आई कि जो नाबालिग खिलाड़ी जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत लगाई थी, जिसके कारण उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा, ऐसा बताया गया कि उस खिलाड़ी ने अपने पिता के साथ अदालत में जाकर जज के सामने अपना ये बयान बदल लिया है। सूत्रों से हमें यह पता चला है कि हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो, और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग खिलाड़ी की शिकायत पर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई, उसी नाबालिग पीड़िता ने 2 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने अपनी शिकायत वापस ले ली, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह नाबालिग लड़की अपने पिता और दादा के साथ अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के लिए स्वयं मौजूद थी। इस बयान में उसने शिकायत वापस लेने की बात कही है, और हो सकता है कि जब इस केस में अगली सुनवाई हो
तो कोर्ट इसके बारे में खुद से जानकारी भी दे और फैसला भी ले। लेकिन अभी तीनों प्रदर्शनकारी खिलाड़ी इस खबर को एक अफवाह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह झूठ है। और खुद उस पीड़ित लड़की के पिता ने भी सामने आकर यह बात कही है कि उन्होंने किसी भी अदालत में अपने बयान को वापस नहीं लिया है। यानी अब हर रोज इस मामले में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये गुत्थी और सुलझती जा रही है और उलझती जा रही है। और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट को देखना और उसे समझना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि क्या ब्लैक है और क्या व्हाइट है। हर रोज नई खबरें आ रही हैं, फिर उनका खंडन होता है। और अब कुछ और दिन लगेंगे जब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आज जो दो बात समझ में आ रही हैं वो ये कि इन खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं है, जो कि पहले इन्हें थी। और दूसरा, ये अब अपनी अपनी सरकारी नौकरियों पर वापस लौट आए हैं और अब इन्हें नियमित रूप से अपने कार्यालय जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए अब इन्हें शायद धरने पर बैठने की इजाजत सरकार ना दे। अब हम आपके लिए बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का एक कड़वा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना में सीबीआई जांच की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। क्योंकि रेलवे ने इस मामले में ट्रेन के लोको पायलट से कोई लापरवाही या गलती होने की बात मानने से इनकार किया है। कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है और इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। बालासोर में स्थानीय पुलिस ने भी इस दुर्घटना को लेकर आज एक एफआईआर दर्ज कर ली है। अब अगर इस रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई करती है तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि सरकार और रेलवे इस दुर्घटना के पीछे किसी आपराधिक षड्यंत्र को देख रहे हैं। और अगर सीबीआई इस दुर्घटना की जांच करती है तो इस जांच के 3 केंद्र बिंदु होंगे। पहला, क्या यह दुर्घटना मानवीय भूल की वजह से हुई या मानवीय गलती की वजह से हुई। दूसरा, क्या इस दुर्घटना का कारण कोई टेक्निकल फेल्योर हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। और तीसरा, क्या इसके पीछे कोई आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस दुर्घटना को कराया हो। ये वो 3 पहलू हैं जो सीबीआई की जांच का आधार बनेंगे। और यह पहली बार नहीं है जब किसी रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच कराई जा रही है। इससे पहले वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भारत की रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने इस दुर्घटना को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की तब मांग की थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय सीबीआई ने भी सिर्फ कुछ ही महीनों में अपनी चार्जशीट दायर करके यह बताया था कि तब इस रेल दुर्घटना के पीछे कुछ नक्सली थे और यह दुर्घटना एक नक्सली हमले की वजह से हुई थी। यानी यह दुर्घटना नक्सलियों ने कराई थी। कहने का मतलब यह कि रेल दुर्घटनाओं में आपराधिक षड्यंत्र की काफी संभावना होती है और हो सकता है कि इस घटना में भी कुछ ऐसा हुआ हो। यह जांच का विषय है, सीबीआई इसकी जांच करेगी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे ने इस दुर्घटना में ट्रेन के लोको पायलट की गलती या उसकी लापरवाही से साफ इनकार किया है। रेलवे का कहना है कि जो लोको पायलट था उसकी गलती नहीं है। अब अगर इस दुर्घटना में लोको पायलट से गलती नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि यह दुर्घटना उस सिस्टम के फेल होने की वजह से हुई होगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को शायद ऐसा लगता होगा, आपको भी, कि जिस तरह ड्राइवर किसी गाड़ी या ट्रक को चलाता है ठीक वैसे ही जो ट्रेन को उसका लोको पायलट भी ऐसे ही चलाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में गाड़ी तब मुड़ती है जब ड्राइवर उस गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है। जब कोई भी आप कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके हाथ में एक स्टीयरिंग होता है जिससे आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रेन में गाड़ी की तरह कोई स्टीयरिंग नहीं होता। ट्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहें तो किस ट्रेन को मेन लाइन पर चलना है या किस ट्रेन को लूप लाइन पर चलना है, यह इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से तय होता है। और इस मामले में यही गलती हुई कि यह ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई, जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और इसके बाद इसकी टक्कर हो गई। और जब यह ट्रेन पटरी से उतर गई तो दूसरी ट्रेन भी इसकी चपेट में आ गई। इस प्रकार से 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और जिस ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था असल में वो लूप लाइन पर आ गई। तो लूप लाइन पर यह ट्रेन क्यों आई, इस बात की जांच होगी।
मेन लाइन वो होती है जिस पर ट्रेन चलती हैं और लूप लाइन वो होती है जिस पर ट्रेन आकर खड़ी होती हैं यानी पार्क होती हैं। रेलवे में पहले इंटरलॉकिंग की यह प्रक्रिया मैनुअली होती थी, यानी इंसान द्वारा संचालित होती थी। तब इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, जैसे हम कहते हैं कि ये इंसानी भूल की वजह से होती थी या इंसानों की गलती की वजह से हो जाती थी। लेकिन जब से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है तब से ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और इसीलिए रेलवे को इस दुर्घटना में आपराधिक षड्यंत्र का शक है और इस दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश इसी वजह से की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओडिशा के जिस बालासोर में यह दुर्घटना हुई, ये जगह नक्सल प्रभावित जिलों से घिरा हुआ है और इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से भी मिलती हैं। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीबीआई चाहे तो वो ऐसे मामलों में 180 दिन के अंदर भी चार्जशीट दायर कर सकती है और यह भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तरह इस तरह की जांच में वर्षों के बाद भी देश को कुछ ना पता चले। आप याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी उस मामले में सीबीआई जांच कराई गई थी और आज तक देश को यह नहीं पता चला कि सीबीआई जांच में क्या पाया गया और सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंची। तो सीबीआई के लिए भी यह कहना होगा, सीबीआई कुछ भी कर सकती है। हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दे दे और यह भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह वर्षों तक ऐसे ही चलती जाए इन्वेस्टिगेशन और देश को कभी पता ही ना चले कि क्या हुआ था। लेकिन यहां यह बात अहम है कि इस दुर्घटना में दोनों यात्री ट्रेनों के लोको पायलट अभी भी जिंदा हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसलिए इन लोको पायलट्स का बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा और जैसे ही ये बोलने की स्थिति में आएंगे, इनका बयान और इनसे पूछताछ जरूर होगी ये जानने के लिए कि हुआ क्या था। आप पिछले 3 दिनों से कवच नाम के एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, जो यह सुनिश्चित करता है कि 2 ट्रेनों के बीच आमने सामने टक्कर ना हो और अगर ऐसी स्थिति पैदा भी होती है कि 2 ट्रेन आपस में आमने सामने जा रही हैं, तो ये कवच सिस्टम जो होता है ये 400 मीटर पहले ही उस ट्रेन को रोक देता है। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि इस दुर्घटना में भी तो यही हुआ, तो फिर ये कवच नाम की टेक्नोलॉजी जिसे लेकर रेल मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, भारत सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये कवच जो है ये पहले ही ट्रेन को रोक देगा अगर ऐसा कुछ होगा, तो कवच की जो टेक्नोलॉजी है आखिर यहां फेल कैसे हो गई, जबकि इसका ट्रायल खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हुआ था और इस कवच को लॉन्च भी उन्होंने ही किया था। ये तभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो कवच को लॉन्च, उसका डेमो देख रहे थे और लॉन्च कर रहे थे। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारे आरोप सही हैं? तो हमने इसका भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया है। कवच सिस्टम का सफल ट्रायल मार्च 2022 में हुआ था और तब से लेकर अब तक इस सिस्टम से हमारे देश में केवल 1,500 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को ही जोड़ा गया है। 1,500 सिर्फ, जबकि भारत में 99,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। तो 99,000 में से 1,500 किलोमीटर कवच से जुड़ा है। रेलवे का कहना है कि पहले इस कवच को 34,000 किलोमीटर के हाई डेंसिटी रूट्स पर लगाया जाएगा और इस प्रक्रिया में अभी बहुत समय लगेगा। यानी ओडिशा के बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई उस रेल नेटवर्क पर कवच सिस्टम था ही नहीं, इसलिए यह सिस्टम फेल हो गया। यह बात कहना गलत होगा क्योंकि सिस्टम वहां था ही नहीं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि इस दुर्घटना के बाद सरकार की प्रतिक्रिया कैसी थी। हमारे देश में जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो घटनास्थल पर रेल लाइन कई दिनों के लिए ठप हो जाती है, लेकिन इस मामले में रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर लगातार मौजूद रहे और सिर्फ 51 घंटे में मेन लाइन को फिर से चालू कर दिया गया और जब यहां से पहली ट्रेन गुजरी तो इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं वहां पर मौजूद थे और आज वो इस दुर्घटना में उन लोगों के बारे में बात करते करते काफी भावुक भी हो गए जिनके शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है या जिनके शव अभी तक मिले ही नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 जून को खुद घटनास्थल पर गए थे और उन्होंने अस्पताल जाकर भी घायलों का हालचाल पूछा था। और इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इस दुर्घटना को, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस दुर्घटना को कितनी गंभीरता से लिया है। तो सरकार को इस दुर्घटना को असल में गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, इसने भारतीय रेल को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा है। चाहे वो आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे वो भारतीय रेल के विस्तार की बात हो, चाहे वो नई वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च करने की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट की बात हो, इस सरकार ने भारतीय रेल को अपने टॉप एजेंडे में रखा है। और पिछले 9 साल में काम भी बहुत हुआ, लेकिन अब अचानक 9 साल के बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे सरकार ने जितना काम किया था उस पर आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से पानी फिर गया। और विपक्ष भी इसे लेकर बहुत सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, आलोचना भी हो रही है और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, सरकार इससे बच नहीं सकती। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी तो वो भी तो ऐसे ट्रेन दुर्घटनाओं के दौरान सरकार को ही दोषी मानती थी। इसलिए अब जब उनके टाइम में ये सरकार, जब उनकी अपनी सरकार है और ये ट्रेन दुर्घटना हुई है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी लेने से कोई बच नहीं रहा, चाहे वो रेल मंत्री हों जो खुद कई दिनों तक वहां पर मौजूद रहे, और चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हों जो खुद वहां पर गए और उन्होंने खुद जाकर इस पूरे मामले का जो है मुआयना किया, लोगों से बातचीत की, वहां जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ उन्हें समझा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं जिससे आप मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क को अच्छे से समझ पाएंगे। भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है। रेलवे में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस लिहाज से यह दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है और भारत में रेलवे को एक बहुत बड़ी जॉब प्रोवाइडर माना जाता है। इस वक्त देश भर में रेलवे के पास लगभग 22,000 ट्रेन है, जिनमें लगभग 13,000 यात्री ट्रेन है, जबकि 9,000 से ज्यादा मालगाड़ी है। इसके अलावा भारत में रेलवे 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का संचालन करता है और हमारे देश में ट्रेन करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग रेल से सफर करते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर है। यानी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर लोगों को हम हर दिन भारत में इधर से उधर पहुंचाते हैं सिर्फ भारतीय रेल के जरिए। हालांकि यहां सोचने वाली बात यह है कि भारत के रेल नेटवर्क का कुल कुछ हिस्सा 170 वर्ष पुराना है। भारत में पहली रेल लाइन अंग्रेजों ने वर्ष 1853 में बिछाई थी और 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक तैयार किया था। यानी 99,000 किलोमीटर में से 54,000 किलोमीटर का रेल ट्रैक आज भी अंग्रेजों के जमाने का है और इसका इस्तेमाल भारत अब भी कर रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार में पुराने ट्रैक्स को बदलने पर बहुत खर्चा हुआ है। जैसे एक तुलना में आपको दिखाता हूं, 2004 से 2013 के बीच यूपीए सरकार ने पुराने रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे भी बड़ी बात यह कि आज भी ज्यादातर ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन और पुराने जमाने की बोगियां ही इस्तेमाल हो रही हैं। जिस आईसीएफ कोच का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था, उन कोचेस का इस्तेमाल भारत में आज भी हो रहा है और इनकी वजह से कई बार ट्रेन पटरियों से उतर जाती हैं और यहां सारा दोष सिर्फ रेलवे का नहीं है। इस स्थिति के पीछे हमारे देश की राजनीति भी है। भारत का रेलवे जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता है
तब इस पर खूब राजनीति होती है। आपको याद होगा हल्द्वानी में कैसे अवैध कब्जे के पूरे मामले को धर्म से जोड़ दिया गया था और कहा गया था कि सरकार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मुसलमानों को सताकर उन्हें जमीन से हटाना चाहते हैं। रेलवे की न जाने कितनी जमीन पर ऐसा ही अवैध कब्जा हो चुका है, लेकिन जब रेलवे ऐसा नहीं कर पाता तो यही लोग रेलवे से पूछते हैं कि उसने इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब तक सुधार क्यों नहीं किया। दुख की बात यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह में आम आदमी इस तरह फंस जाता है कि उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। और ये तस्वीरें एक यात्री ट्रेन के जनरल कोच की हैं जिसमें 70 से 72 सीटें होती हैं। आज हम आपको ट्रेन की स्थिति बताते हैं और आपको यह बताते हैं कि भारतीय रेल को कहां सुधार की आवश्यकता है। आज भी भारतीय रेल इस देश की आबादी के हिसाब से बहुत छोटी है। इस एक कोच में जहां 70 से 72 सीटें हैं वहां अक्सर सैकड़ों लोग सफर करते हैं और आम आदमी का सफर और उसकी जिंदगी कितने कष्टों से भरी होती है रेल में, उसे आज आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझना चाहिए। हम एक ट्रेन जो भोपाल स्टेशन पे समय पहुंची है, दक्षिण एक्सप्रेस, उसके अंदर चल के दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि क्या वाकई लोगों को वो सहूलियत मिल पाती है जिसके पैसे वो दे रहे हैं। ये देखिए जनरल कोच की स्थिति, और इस बीच में ये जनरल कोच की स्थिति देखिए 5 मिनट का स्टॉपेज है इस ट्रेन का भोपाल रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे जो हालात बने हैं आप उससे देख के अंदाजा लगाइए कि क्या इस पे वाकई कोई चढ़ सकेगा। ये देखिए जिसको जहाँ से जगह मिल रही है वो यहाँ से घुस रहा है। और अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। ये अंदर की तस्वीरें देखिए जनरल कोच की कि किस तरीके से लोग वैसे अगर देखा जाए तो इस कोच में बैठने की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो 50 लोग बैठ सकते हैं। 50 लोग क्यों या 50 से ज्यादा है? 50 से तो बहुत ज्यादा है। 50 से तो बहुत ज्यादा है। अंदर बैठ पाए थे आप लोग आसानी से? नहीं बैठ पाए, नहीं बैठ पाए, बहुत जगह भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब तो फिर भी कम है, पहले ज्यादा थी। अभी भी देखिए आप पीछे तो लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं इस कोच में। ये हालात इस ट्रेन के बन चुके हैं। और अंदर क्या हालात होंगे इसके तस्वीरों को अंदाजा आप यहाँ से देखिए कि जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ से इस ट्रेन में चढ़कर बैठकर खुद को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस समय हम चारबाग स्टेशन पर हैं और आप देख सकते हैं ये है लोकमान्य तिलक मुंबई से सुल्तानपुर जाने वाली ट्रेन और ये जनरल बोगी है। इसमें अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो लोग बैठने के लिए अभी बाहर खड़े हुए हैं और अंदर जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग गेट पे खड़े, अगर मैं कोशिश करूंगा जाने की तो आपको देखता हूं कि यहाँ पर जो लोग हैं आपको मैं अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये आपको मैं दिखाऊंगा कैमरे में कि इसमें एक ये इस तरीके का बांध रखा है जिसमें शायद कोई बैठते हैं और उनका मानना है कि ये लटक के इसमें जाना चाह रहे हैं। ये धनबाद से फिरोजपुर ट्रेन जा रही है। एक डिब्बा जो है वो जनरल का है इसमें लगा हुआ। यहाँ के यात्रियों की आप हालात देखिए कि जो बैठने के लिए जो महिलाएं हैं ये जमीन पर बैठी हुई है क्योंकि इनको जगह नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर जाने की, लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि अंदर जा सकूं। ये बताइए कि आप जमीन पे बच्चों को लेकर बैठी है, क्या वजह है? क्या हो जाए भैया, जगह है नहीं तो बैठेंगे कैसे? आपने टिकट लेकर इसमें सफर? हाँ टिकट लेकर सफर कर रहे हैं। भीड़ जो है इतनी सारी है, ये ऐसे ही रहती है कि जब पहले भी आए थे सुबह तो तब भी भीड़ थी इतनी, अभी भी इतनी भीड़ है। आप रोजाना इसी तरीके से जाते हैं क्या? हाँ। कोई सुविधा कोई ऐसी आपको जगह नहीं है? आप बताइए, आप ऊपर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है तो यहीं बैठेंगे। और जहाँ बैठे यहाँ तो सामान रखने की जगह है ना? सामान तो रखा हुआ है, थोड़ी जगह है, वहाँ हम बैठ गए हैं। लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, टिकट लिया हुआ है, भारतीय रेलवे में बैठ के सफर करते हैं। लेकिन जो जनरल बोगी है, क्योंकि इसमें जो बोगियां लगी हैं वो तकरीबन 1 या 2 बोगी लगी हुई है, तो ये जो व्यवस्था है वो धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली ट्रेन की है। और यहाँ एक के ऊपर 2-2 तक लोग बैठे हुए हैं। एक सीट पे 2 लोग बैठे हैं, क्या वजह है? सर जगह ही नहीं है। जगह नहीं है? जगह नहीं, इसलिए कितनी दूर जाएंगे? हमको तो लुधियाना जाना सर, लगभग 700 किलोमीटर। ऐसे ही चले जाएंगे? अब देख लो, ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखो जी आधे तो सारे खड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पत्र के बारे में बताता हूं जो कि लखनऊ में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हरिशंकर वर्मा ने 3 महीने पहले
रेलवे बोर्ड को लिखा था और इस पत्र में उन्होंने बाकायदा यह लिखा है कि किसी भी हादसे की आशंका उन्होंने जताई और कहा कि तत्काल सुधार इसमें हमें करना चाहिए। हरिशंकर वर्मा 3 साल तक दक्षिण पश्चिम रेलवे में तैनात थे और इस दौरान वो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर थे और वो ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ट्रेन को गलत लाइन पर ले जाने के कई मामले सामने आए हैं और उन्होंने इंटरलॉकिंग के लिए बनाए गए सिस्टम को बाईपास करके लोकेशन बॉक्स में हुई छेड़खानी का मामला का जिक्र किया था और रेलवे बोर्ड को इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था 3 महीने पहले। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये सारी चीजें भारतीय रेल में हो रही थी और अगर एक वरिष्ठ अधिकारी 3 महीने पहले रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखता है और वो कहता है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी की जा रही है और लोकेशन बॉक्स में छेड़छाड़ी करके इस दौरान कभी भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 3 महीने बीत गए और 3 महीने के अंदर भी इस उनके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो पत्र लिखा गया 3 महीने पहले, इस रेल मंत्री को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जब पत्र में ये सारी बातें साफ साफ लिखी हैं कि कैसे वहां पर छेड़छाड़ हो रही है, तो उन्हें इस बात की भी जांच करानी चाहिए। दूसरी जो बात है, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय रेल के सामने ये है कि हमारा जो पूरा रेल का नेटवर्क है और जो रेल का सिस्टम है, आज भी उसमें किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचना, कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ करना आज भी बहुत आसान है। आज भी हमारे देश में अगर कोई चाहे तो रेलवे ट्रैक को उखाड़ सकता है, रेलवे ट्रैक के बीच में कुछ फंसा सकता है। अभी हाल ही में एक सामने आया था जब रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी ने एक टायर लगा दिया था। इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं और कई बार ये आपराधिक षड्यंत्र करने की मंशा से ये सारी बातें होती हैं। तो भारतीय रेल को हो सकता है इसमें षड्यंत्र हो या ना हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन आगे इस बात की बहुत संभावनाएं होंगी कि अगर किसी को भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना है, भारत को परेशान करना है, एक ही बार में 200-400 लोगों की जान लेनी है, तो ये काम रेलवे के जरिए कितनी आसानी से किया जा सकता है। आज आपको इन तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो उन मृतकों के शवों की हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। इन शवों को घटनास्थल से कैसे बेरहमी से एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाला जा रहा है, लादा जा रहा है और कैसे मरने के बाद भी इनके साथ व्यवहार हुआ, ये आज आपको देखना चाहिए। हम पूरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता सकते हैं कि लाशों के साथ भी सम्मान से नहीं पेश आ रहे हैं लोग। लाशों को भी ऐसे पटक पटक कर डाला जा रहा है कि इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, उनकी भी रूह कांप उठेगी। भारत आम लोगों का देश है या कह लीजिए गरीबों का देश है, जहां 142 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ लोग मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि आज ये 135 करोड़ आम भारतीय ना तो ट्रेनों में सुरक्षित हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना किसी पुल या फ्लाईओवर पर सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए पिछले 36 घंटे में देश में 12 से ज्यादा बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इन सड़क दुर्घटनाओं का कारण सिर्फ लोगों की अपनी लापरवाही नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं सड़कों के गलत निर्माण, गलत डिजाइनिंग और भ्रष्टाचार की वजह से होती है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना की हैं, जहां हाल ही में एक नई सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन जब बाद में इसका निरीक्षण हुआ तो लोगों के पैरों तले ये पूरी सड़क खिसक गई, क्योंकि सड़क बनाई ही नहीं गई थी, बल्कि ये किसी कालीन की तरह बिछा दी गई थी। और यहां बात सिर्फ इस सड़क की नहीं है। ये सड़क देखिए आप, ये कालीन की तरह सड़क बिछा दी, क्योंकि बड़े बड़े नेता आते हैं, उन्हें दिखाने के लिए तुरंत रातों रात सड़कें बनानी होती हैं और इस तरह जनता के पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करके इस तरह की सब स्टैंडर्ड सड़कें हमारे देश में बना दी जाती हैं। और इन सड़कों पर चलकर दुर्घटनाएं किसकी होती हैं? आम लोगों की, गरीब लोगों की। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर जिले में उस निर्माणाधीन पुल की हैं जो 4 जून को ढहने के बाद गंगा नदी में खुद ही विलीन हो गया। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2014 में हुआ था
और वर्ष 2019 में इस पुल का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस पुल का निर्माण पूरा करने की डेडलाइन 6 बार मिस हो चुकी है और इस दौरान यह पुल 2 बार गिर भी चुका है। बिहार सरकार का कहना है कि इस बार इस पुल को इसकी गलत डिजाइनिंग की वजह से खुद गिराया गया, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर इस निर्माण के दौरान यह गलती हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। इस पुल को बनाने पर 1710 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो आप गिरते हुए देख रहे हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये 1710 करोड़ रुपए पानी में गिर रहे हैं और ये पैसा बिहार के टैक्स पेयर का था। और जब ये पुल गिरा तब न सिर्फ ये पूरा पैसा गंगा नदी में बह गया, बल्कि इस पुल की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड अब भी लापता है और उनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। कड़वा सच है कि हमारे देश में आम लोगों की जान न सिर्फ बहुत सस्ती है, बल्कि हमारे देश में आम आदमी सिर्फ एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। आम लोग जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक सिर्फ एक नंबर की तरह जीते हैं और आम लोगों के साथ कभी न्याय हो ही नहीं पाता। और यह खबर भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब हम आपको फ्रांस लेकर चलते हैं, जहां पाकिस्तान की सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आजकल अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ कि विघ्न पड़ गया। इन छुट्टियों के दौरान अफगानिस्तान के एक नागरिक ने उनका वीडियो बना लिया। अफगानिस्तान का एक नागरिक उनके सामने आ गया और इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में अफगानिस्तान का यह नागरिक जनरल कमर बाजवा से यह कह रहा है कि आज अगर अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं और उसकी स्थिति इतनी खराब है तो इसके लिए पाकिस्तान की सेना और खुद जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं और वो अफगानिस्तान को ये तकलीफ देकर खुद फ्रांस में आजकल छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने इस आदमी ने काफी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जनरल बाजवा के लिए, काफी गाली गलौच वाली भाषा थी और फिर इस वीडियो को उन्होंने बना लिया जिसमें जनरल बाजवा इस व्यक्ति की बातें सुनते रहे और उसे इग्नोर करते रहे। तुम अफगानिस्तान में जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ आप वीडियो ना बनाए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तक बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पाकिस्तान पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरे पोना वर्कवला वजल तरगला द पारुपा के पोना वर्कई पसपिने गिरा दा ورثره ناس دا دای خزدا کلیسا ته نه وت کلیسا نه ما په خیال ولور نه ما په خیال کلیسا ته نه وت کلیسا نه راوت وځي کلیسا په خلک کې ناستا دلته مشاهده پولیس کې دا پولیس نه ما په دې باندې شروع کړ। पाकिस्तान की स्थिति आजकल बहुत खराब है। वहां के लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और इन लाइनों में कई बार उनकी मौत भी हो जाती है इंतजार करते करते। और ऐसे में जनरल बाजवा फ्रांस में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं और इन छुट्टियों पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा शायद पाकिस्तान के लोगों का ही है जो जनरल बाजवा ने भ्रष्टाचार के जरिए मार लिया। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 2016 में जब जनरल बाजवा पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बने तब इससे पहले उनकी पत्नी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन पिछले साल जब वो रिटायर हुए तब उनकी पत्नी के नाम पर 220 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और इस दौरान खुद जनरल बाजवा की संपत्ति 1270 करोड़ रुपए की हो गई। और हो सकता है इसी पैसे से आजकल जनरल बाजवा फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं और हो सकता है इसी पैसे को फ्रांस में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो। दिल्ली में 27 साल का एक मुस्लिम लड़का 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की एक हिंदू लड़की की सड़क पर सरेआम पिटाई करता है। जब उसे रोका जाता है तो लड़की खुद उस लड़के के बचाव में आ जाती है और कहती है कि उसे इस पिटाई से कोई आपत्ति नहीं, ये उनका निजी मामला है और वो इस 27 साल के आदमी से पिटने के लिए भी तैयार है क्योंकि ये निजी मामला है और वो एक रिश्ते में है। आप पहले वीडियो देखिए। क्या नाम है? घर जा। नाम क्या है? इधर आना। बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ पे तो उसको मार रहा था। नाम क्या है? घर जा। नाम क्या है? इधर आप पहले। नाम क्या है तुम्हारा? हाथ मत लगा इसे। तुम मार देगा। नाम क्या है तुम्हारा ये बताओ पहले। और ये मुसलमान है और तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी है? अभी केस नहीं सुना तुमने? मतलब क्या? वो तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा।
अरे ठीक है, वो तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तुम वहाँ पे इतनी देर से मार रहे हैं जब तो कुछ नहीं सुने। कोई नहीं, कोई नहीं, मारना भाई, मार तू मार। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। नमस्कार।